देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस ने संरक्षण में रखा है। इसी बीच केस दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष ने रायपुर थाने का घेराव किया। पीड़ितों में आरोप भी लगाया गया है कि पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज नहीं किया। वहीं युवती के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर में बताया गया है कि युवती को मैजिक में नशीला पदार्थ पिलाकर पहले बेहोश किया गया, फिर उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। ये पता चला कि जो 2 लड़कों के नाम इसमें बताए गए थे वो अन्यत्र स्थानों पर थे और करीब 2:30 से 3 बजे उनको फुटेजेस भी देखी गई, वो अन्य रोड पर वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद वो टाटा मैजिक में बैठ कर कहीं शहर में तपोवन रोड की तरफ घूमते दिखाई दिए। चूँकि अभी बहुत सारी फुटेजेस पुलिस ने कलेक्ट की, जिसका अवलोकन किया जा रहा है और साथ ही साथ कॉल डिटेल के हिसाब से भी 2 लड़के घटना के समय जो बताया गया उसमें उन अन्य जगहों पर अभी लोकेशन के हिसाब से पाए गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मामला संवेदनशील है, इसमें तहरीर प्राप्त हो गई जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य इसमें आ रहे हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की ये घटना थी और अभी तक पुलिस ने मामले में क्या कुछ कार्रवाई भी की है? जी सर, देखिए देवभूमि उत्तराखंड में लगातार इस तरीके के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में ये दूसरा ऐसा मामला है। जिस तरीके का मामला आया, गैंगरेप का मामला जो है ये बताया जा रहा है और जिस तरीके से जो युवती के परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 3 लड़कों के द्वारा जो है युवती को नशीला पदार्थ दिया गया, नशीला पदार्थ देकर उसके बाद जो है उससे रेप किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो इस तरीके की तहरीर जो है परिजनों ने युवती के दी है और पुलिस इसको लेकर लगातार जो है तफ्तीश भी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है इस पूरे मामले का संज्ञान भी पुलिस द्वारा लिया जा रहा है। और ऐसे में अभी तक की जो मामला निकल कर सामने आया है पुलिस की के द्वारा ये कहा जा रहा है कि देखा जाए तो जिस तरीके से जो मामला सामने आया, तहरीर परिजनों ने दी युवती के, उसके आधार पर तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और जो लड़के उसमें थे उनकी लोकेशन भी चेक की गई। तो उसमें से एक जो लड़का है वो युवती का परिचित भी बताया जा रहा है और जो 2 अन्य लड़के हैं पुलिस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वो उनकी जब लोकेशन खंगाली गई या उनकी सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखा गया तो घटना स्थल से उनकी लोकेशन भिन्न पाई गई। तो ऐसे में उसको लेकर भी अभी जांच चल रही है और पुलिस द्वारा जो है इस मामले के पूरा अवलोकन भी किया जा रहा है, पूरी तफ्तीश की जा रही है कि घटना में कितने लोग शामिल थे। हालांकि जो परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है उसमें 3 के नाम जो है दिए गए हैं, जिसमें कि 2 बालिग हैं और 1 नाबालिग भी उसमें शामिल है। तो ऐसे में जो 2 बालिग हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज जो है पुलिस के द्वारा किया जा चुका है और जो नाबालिग है उसे पुलिस संरक्षण में भी रखा गया है। तो ऐसे में इसको लेकर मामले को पुलिस जाँच भी कर रही है और तमाम सबूत भी पुलिस जुटा रही है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए, उनकी लोकेशन के जरिए मामले की पूरी तफ्तीश करके आगे की कार्यवाही को जो है पुलिस द्वारा वो किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके के अपराध देवभूमि में बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, चाहे वो देहरादून में इससे पहले एसबीटी पर भी एक गैंगरेप का मामला सामने आया था, हरिद्वार में भी इस तरीके का मामला सामने आया, चंपावत, सल्ट, उत्तरकाशी, कई जगहों पर इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं उत्तराखंड में। और जिस तरीके से लगातार महिला अपराध उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी सीधे तौर पर इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके की कानून व्यवस्था है। यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि कोई भी घटना को अंजाम देने में जरा भी संकोच जो है अपराधियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है और एक जो अपराधियों की शरणस्थली उत्तराखंड बनता जा रहा है, इस तरीके की तमाम चीज़ जो है सामने आ रही है। तो ऐसे में अब इसको लेकर आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, यहाँ तक कि देर रात रायपुर में पूरा जो है इस घटना के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला और लोगों ने काफ़ी जाम भी वहाँ पर हुआ और लोगों ने मांग की कि उन तीनों आरोपियों को जो है जनता के हवाले किया जाए। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज करके जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है और आगे जांच भी जो है की जा रही है और जांच में तमाम चीज़ें सामने आएगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और इसमें कितने लोग संलिप्त हैं और जो तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें की कितनी इसमें भागीदारी है। अरुण, ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और दूसरी बात ये है कि किस समय की घटना में बताई जा रही है कि जब लोगों को इसका पता चला कि इस तरह के मामले हुए हैं, हालांकि आप खुद ही बता रहे हैं कि लोग सड़कों पर भी आए, उन्होंने मांग भी की है, तो किस समय की ये घटना है और क्या कुछ अभी बताया जा रहा है इसके पीछे की वजह?
जी विशाल, देखिए अगर पुलिस की तरफ से देखा जाए तो जो एसएसपी देहरादून अजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने पुलिस के अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि जो युवती थी वो पहले से ही परिचित उसकी एक लड़के की थी, तो ऐसे में वो दोनों मैजिक में जा रहे थे। उसके बाद वो घूमने गए और वहाँ पर इस तरीके का काम हुआ और उसके बाद जो है जब युवती के परिजनों को लगा कि उनकी बेटी जो है घर नहीं आई, काफ़ी देर हो गई, तो उसके बाद जब वो उसे देखने गए तो उनके परिजनों को जो है युवती वो पीछे मैजिक गाड़ी में पीछे बैठी दिखी और जो 3 लड़के जिनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है वो मैजिक में आगे बैठे थे। तो ऐसे में उसके बाद वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने जो है उन लड़कों को पुलिस थाने भी ले जाया गया। पुलिस वहाँ पर आई और उन्होंने लड़कों की गिरफ्तारी की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया। तो ऐसे में उसको लेकर जो है इस तरीके की घटना हुई है, लेकिन ऐसे में पुलिस इसको लेकर पूरी जांच कर रही है। जांच में ही तमाम चीज़ जो है वो स्पष्ट होगी कि आखिर ये घूमने गए थे या किस तरीके से हुआ है, कितनी इसमें संलिप्तता है, तीनों ने की कितनी संलिप्तता है। तो इस तरीके का मामला आगे जो है जांच में तमाम चीज़ें क्लियर होगी कि आगे जो है इस मामले में क्या कुछ जांच निकल कर सामने आती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चमोली से बड़ी खबर, चौखंबा 3 पर्वतारोहण अभियान पर फंसा है दल। अभियान पर गया विदेशी पर्वतारोहियों का दल फंस गया है। दल के जनसंपर्क अधिकारी ने आईएमएफ को सूचना भी दी है। पर्वतारोहियों ने मांगी है हेली रेस्क्यू की मदद। पर्वतारोहियों के पास खाने पीने का सामान भी अब खत्म हो गया है और जल्द ये रेस्क्यू किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पर्वतारोहियों का दल जो है वो फंस गया है। चौखंबा 3 पर्वतारोहण अभियान पर फंस गया है ये दल। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कहां पर ये दल फंसा हुआ है और रेस्क्यू कार्य अभी किस तरह से किया जाएगा? विशाल जी, देखिए ये गढ़वाल हिमालय की एक दुर्लभ चोटियां मानी जाती है। चौखंबा 4 जो इसके शिखर है और जो तीसरा चौखंबा 3rd पे ये पर्वतारोहण अभियान चल रहा था। ये 2 पर्वतारोही महिला पर्वतारोही इसमें है, एक यूएसए की है और एक यूके के पर्वतारोही बताई जा रही है। और 12 सितंबर से इन्होंने ये अभियान शुरू किया था चौखंबा 3 पे चढ़ने का। और अभी जो जिस तरह से जनसंपर्क अधिकारी द्वारा आईएमएफ द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई है कि लगभग 6,995 मीटर की चढ़ाई पे ये जो है रेस्क्यू की मांग कर रहे हैं, हेली रेस्क्यू की मांग कर रहे हैं। और इन्होंने जानकारी दी है कि इनका जो भोजन और पानी आदि जो फूडिंग की व्यवस्था है वो भी समाप्त हो चुकी, लिहाजा इन्होंने सरकार से हेली रेस्क्यू की मांग की है, जिसको देखते हुए आज बद्रीनाथ से इनका जो है हेली रेस्क्यू किया जाना है। हालांकि अभी इस बाबत कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली कि रेस्क्यू कब शुरू होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि पर्वतारोही दोनों सुरक्षित हैं और आधार शिविर से लगातार इनका संपर्क बना हुआ है। और ये जो है विदेशी पर्वतारोही लगभग 1 से 1.25 महीने के पर्वतारोहण अभियान के लिए गए हुए थे। दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और कब तक ये रेस्क्यू शुरू होगा, क्योंकि बद्रीनाथ से काफी लंबा जो है ट्रैक जो है बेस कैंप जो इसका पार्वती फॉल तक पहुंचता है, तो लिहाजा अभी दोपहर के बाद ही पता चल पाएगा कि रेस्क्यू सफल हुआ कि नहीं। लेकिन रेस्क्यू की पूरी तैयारी जोरों पर है। और बड़ी बात ये है कि दोनों पर्वतारोही अभी बिल्कुल सुरक्षित हैं और लगातार आधार शिविर से इनका संपर्क बना हुआ है। जी संजय, जो आईएमएफ को सूचना दी गई है उसमें क्या कुछ बताया गया है, क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि खाना पीना भी उनके पास खत्म हो गया है, किस तरह की बातें उन्होंने बताई हैं इस दौरान? विशाल जी, देखिए आईएमएफ द्वारा जो है जिला प्रशासन और भारत सरकार के संयुक्त सचिव को जारी पत्र में बताया गया है कि जो सुश्री मिशेल थेरेसा जो अमेरिका की है और सुश्री फेजन जो यूके के हैं 2 पर्वतारोही हैं। और ये जो है अभी अपने अभियान के बिल्कुल अंतिम चरण में थे कि लगभग 6,900 के करीब जो है ऊंचाई पर ये जो है फंस गए हैं। और लिहाजा इन्होंने यहाँ से आधार शिविर में संपर्क कर इन्होंने अपने लिए हेली रेस्क्यू की मांग की है। हालांकि पत्र में बताया गया कि जो भी इसका खर्चा आएगा वो आईएमएफ जो भारतीय पर्वतारोहण संस्थान है वो वहन करेगा। लिहाजा जो रेस्क्यू दल उसको भी सजग कर दिया गया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ से कभी भी जो है इनको बचाने के लिए हेली रेस्क्यू शुरू किया जा सकता है। फिलहाल अभी यही जानकारी है। दोपहर के बाद किस तरह का अपडेट होगा ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
टिहरी के नरेंद्र नगर में 48वें सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम के पहले सीएम के आने का कार्यक्रम था, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते सीएम मेले में नहीं आ पाए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए जनता को नवरात्र की बधाई भी दी। सीएम ने कहा है कि मेरा मन था कि मैं इस कार्यक्रम में पहुंचूं, लेकिन नहीं आ पाया। सीएम ने जनता से वादा किया है कि वो जल्द ही नरेंद्र नगर की जनता के बीच आएंगे। आज पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीतम भगवान जी भी आज से 30 साल से ज़्यादा हो गया जब अपने स्वयं और अपने भाई के साथ एक बार आयोजन करते थे। इस मेले के आयोजन के बाद उनको निरंतर माँ की कृपा भी और वो आगे बढ़ते गए, तो हमारे बच्चों को भी इस मेले में एक बेहतर एक्सपोजर मिलता है। और हम देश हिंदुस्तान के कोने, चाहे वो राजस्थान की संस्कृति हो, पश्चिम बंगाल की संस्कृति हो, हरियाणा की, पंजाब की हो, बॉलीवुड की हो, तमाम संस्कृतियों का आयोजन इस मेले के माध्यम से करते हैं। और इस बार भी 2 बॉलीवुड नाइट हैं, तो कुल मिलाकर के ये मेला आज प्रदेश के सबसे बड़े मेलों के रूप में स्थापित है। और जिसने जो लोगों का उत्साह आप देखते हैं, 10,000 की जनसंख्या का नरेंद्र नगर, लेकिन मेले के उद्घाटन में 30,000 से ज़्यादा आदमी पहुँचता है। ये इस मेले की लोकप्रियता का। लोहाघाट के गोरखा नगर में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने 10 दिवसीय मां दुर्गा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया है। महोत्सव कमेटी के सबसे पहले विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नन्हे छोलियों नृतकों ने शानदार प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव कमेटी की कोशिशों की सराहना की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। धन्यवाद हमारे गोरखा नगर के वीरों को, जो इस माँ के इस दुर्गा महोत्सव के रूप में ये 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर बनाते हैं। और ये हमारी एक पीढ़ी के लिए नया सीख होती है कि हम किस प्रकार से अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। इसकी एक सीख आप लोगों से मिलती है। मैं इन लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए बधाई देता हूँ कि आप ऐसा कार्यक्रम करते रहें और समाज में हमारे एक हिंदुत्व की आवाज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी नगर पालिका में लोकसभा चुनाव के बाद अचानक मतदाताओं की संख्या बढ़ जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य चुनाव आयोग याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मसूरी निवासी अनुराग थपलियाल ने याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व में उच्च न्यायालय के आदेश के पर भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नगर पालिका के 13 वार्डों का मतदान सूची का सत्यापन किया है। मतदान सूची का सत्यापन करने के बाद 1375 मतदाता अवैध फर्जी पाए गए हैं और उनको मतदाता सूची से हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक अनुराग थपलियाल नाम के व्यक्ति ने एक रिट याचिका आयोजित की थी। उनका कहना था कि मसूरी नगर पालिका के कुछ वार्डों में ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिया है जो वहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं है। और इस विषय में उनका कहना था कि हमने अपनी आपत्ति दर्ज की है, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। आज माननीय न्यायालय ने मामले को सुनने के बाद अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया और ये कहा है कि नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए हम निर्देश दे दें। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नैनीताल के टिफिन टॉप में संयुक्त मजिस्ट्रेट वन विभाग के संयुक्त निरीक्षक के बाद टिफिन टॉप के आसपास के क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधि जल्द ही शुरू हो सकती है, जिसके बाद लेंस एंड तक पर्यटकों को चहलकदमी करने की अनुमति भी दी जाएगी, जिसके चलते घोड़ा चालकों के रोजी रोटी के संकट को भी थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही पर्यटक घुड़सवारी का लुत्फ भी उठा सकेंगे। वहीं टिफिन टॉप के खतरे वाले इलाकों में पहले की तरह फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा। गया तो अभी भी वो एरिया स्टेबल नहीं है कि हम पर्यटकों को वहाँ पे जाना अलाउ कर सकें।
पर उसके नीचे के जो पॉइंट है, लैंड्स एंड वाला पॉइंट है, जो भी एक बहुत अच्छा पर्यटकों के पॉइंट है और घोड़े से लोग जाना वहाँ पे प्रेफर करते हैं और घोड़ा चालकों की भी उधर से आमदनी होती है, वो स्टेबल पाया गया है। तो फिलहाल उसको खोलने की सहमति बनाई गई है। उसमें वन विभाग से भी बात की गई है कि अभी टेम्परेली उसको खोल दिया जाए सिर्फ घोड़ा चालकों के द्वारा पर्यटक जाने हेतु। उसके बाद पीडब्ल्यूडी को बोला गया है कि जो ऊपर का जो टिफिन टॉप और दोरोठी पॉइंट है उसको अच्छे से बैरिकेड कर दिया जाए ताकि कोई पर्यटक गलती से उधर ना चला जाए और कोई ऐसी हादसा ना हो जाए। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह के तहत केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर लगातार ग्रामीणों और नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ जिला मुख्यालय के कई स्कूलों में वन्यजीव सुरक्षा समेत जिले की प्राकृतिक धरोहरों और विरासतों के संबंध में जानकारी और उनके संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी संबंध में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन निदेशक नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, पंकज कुमार तरुण एस उप वन संरक्षण केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के संयुक्त तत्वाधान में गुरु राम राय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर में हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीमा असवाल, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह, वन पंचायत सरपंच तमाम लोग मौजूद रहे। आप इधर ही पैदा हुआ है, इधर ही आप बड़े हो रहे हो, इधर ही आपका वन गुज्जरों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनके पशुओं की गणना के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी बीच मत्स्य पालन मंत्रालय भारत सरकार ने निर्देशक डोईवाला के जोलीग्रांट स्थित वन गुज्जरों के डेरे पर पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। वहीं अधिकारी ने वन गुज्जर समुदाय के लोगों को जानकारी देते हुए बताया है कि भारत सरकार की तरफ से पूरे भारत में पहली बार घुमंतु पशुपालकों की जनगणना का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी पशुपालकों को अपने पशुओं की जनगणना करने में 100% भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे कोई भी पशु जनगणना से वंचित न रह पाए। उन्होंने बताया कि इस बार घुमंतु समुदाय ये वन गुजर जो कम्युनिटी है उनका पृथक से स्पेशल विशेष ध्यान देकर पशु गणना का कार्य किया जाना है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास इस घुमंतु समुदाय का स्पेशल आंकड़ा रहेगा, तो हम इनके लिए अलग से पृथक से स्पेशल जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इनके विकास के लिए जो नीति निर्धारण में बहुत वो आंकड़े जो है बहुत हमारी सहायता। हम लोगों का जो अपील है कि भाई जितने भी हमारे घुमंतु चरवाहे भाई लोग हैं उनसे अपील है कि हम लोग जो है पशु गणना करने जा रहे हैं, 21वीं पशु गणना। उस पशु गणना में इस बार जो है पैस्टोलिस्ट जो है चरवाहों उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो इनसे अपील है जब इनका कोई डेटा आएगा उसी के बाद ही सरकार इस पर कोई योजना बना के इन तक उसका फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। तो मेरा मकसद उनसे है कि उनको ये अवेयर करें, उनको थोड़ा जागरूक करें कि आपके लिए भी इस बार सूचना एकत्रित की जाएगी। उस सूचना के एकत्रित करने के बाद ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा पाएगी। राज्य में जो वन गुज्जर समुदाय है, जो राज्य की पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है, उसकी पशुओं की गणना होने जा रही है। ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात है और बहुत ही प्रसन्नता समाज में जाहिर की है। और ये भारत सरकार की और सिविल सोसाइटी जीवन जो गुजरात के ऑर्गेनाइजेशंस है जो मालधारियों पे काम करती हैं, उन सबकी एक इनिशिएटिव था। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो है जो केंद्रीय मंत्री रहे पशुपालन विभाग के रूपाला जी, उनके द्वारा जो है ये सेल बनाया गया था, एक पेस्टोल सेल। उसके बाद जो है जो हर 5 साल के बाद पशु गणना होती है उसमें स्पेशल जो है घुमंतु पशुपालकों को भी इस बार शामिल किया गया है। उसी के एवज में जो है केंद्र से जो है कुछ अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने जो है एक अवेयरनेस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन गुज्जर समाज इसमें जो है भाग लें और ताकि जो है पशुओं की गणना हो। प्रयोगशाला सहायकों ने प्रदेश में शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में पदोन्नति ढांचे पर पुनर्गठन कर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने, प्रयोगशाला सहायकों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने और ग्रेड पे को उच्चीकृत करने के साथ ही 2013 में स्वीकृत 2400 ग्रेड पे को लागू करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों की 3 सूत्रीय मांगें पिछले 10 सालों से शासन में लंबित हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई
उन पर नहीं की गई है, जिस कारण प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने बताया है कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उनकी मांगों का पुनर्गठन कर कैबिनेट में लाने के लिए सचिव को आदेश भी दिए थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसको पहले भी कई बार कैबिनेट में लाने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया गया था, पर वो आज तक न वहाँ मतलब कैबिनेट में नहीं ले जाया गया है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो त्रिसूत्रीय मांगे हैं पूरी हों, हमारा स्टाफिंग पैटर्न बने सबकी तरह और हमारा ग्रेड पे भी इंक्रीज हो, ताकि हम लोग जो हमारे अंदर जो निराशा बनी है वो आगे जाके आशा में परिवर्तित होता है। शासकीय महाविद्यालय प्रयोगशाला संघ के 3 सूत्रीय मांग को लेकर वर्तमान में हाथ में काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि 5 तारीख तक चलेगा, 5 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद अगर ये मांग हमारी नहीं मानते तो 15 अक्टूबर को हम सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये प्रदेश के कार्यकारिणी द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। साथ ही हमारे जो 3 सूत्रीय मांगे हैं, इनको माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कैबिनेट में लाने के लिए 2 बार भेजा जा चुका है, लेकिन शासन के द्वारा इसको कैबिनेट में नहीं लाया गया। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।